हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू टेक्निक। और आज मैं कंटिन्यू करूंगा अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आशा करता हूं आप लोगों ने पहला वीडियो देखा ही होगा, और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लास देख लें, तो वो सेकंड क्लास को फॉलो कर पाएंगे। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लास 2। सो आप सब अपने अपने कॉपी में इस चैप्टर का नाम लिख लें। ये हमारा दूसरा क्लास है। सो पहले तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, इस हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंटल इनकम जनरेट होता है तो उस रेंटल इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं। जी हाँ, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम जनरेट होता है तो उस इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी सिंपली बिल्डिंग्स होता है। बिल्डिंग्स में क्या क्या है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, वेयर हाउस। सो ये सब हमारे बिल्डिंग्स में कवर्ड है। और मैंने 4 कैटेगरी की बात की थी। मैंने अपने हाउस प्रॉपर्टी को 4 कैटेगरीज में बांटा था। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो पूरा साल मैं अपने टेनेंट को देता हूं रहने के लिए। हमारा दूसरा कैटेगरी था प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट, प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट, जो हमारा आज का डिस्कशन होगा। तीसरा कैटेगरी था प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप लोग को ये सब कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछले क्लास का रिवीजन है। अगर आप लोग पहला क्लास देखे ही होंगे या फिर नोट डाउन किए ही होंगे तो ये दोबारा कॉपी करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो आप लोग सिर्फ फॉलो करें। एंड प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो हमारा जो डिस्कशन था वो पहले वाले पे हो चुका था, और आज जो मैं डिस्कशन करूंगा वो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 4 पे डिस्कशन करूंगा। सो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब ये होता है जो रेंट विच इज नॉट recovered from a tenant, जो रेंट हम अपने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाते हैं वो रेंट कहलाता है अनरियलाइज्ड रेंट। और अनरियलाइज्ड रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल है। सिंपली हम अपने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट कर देंगे, और इससे हमारा निकलेगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये हमारा क्या होगा? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो जब ये भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये फिगर और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो कुछ भी होगा, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा।
इन दोनों में से जो हायर होगा वो हमारा जीएवी कहलाएगा। होप आप लोगों को बात समझ में आया होगा। तो आइए क्या क्या कंडीशंस है जिससे हमारा अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट होगा एक्चुअल रेंट से। सो मैं सिर्फ प्रोविजंस लिखवा देता हूं। कंडीशंस मतलब क्या क्या कंडीशंस का होना जरूरी है जिससे अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से डिडक्ट हो। सबसे पहला कंडीशन है द टेनेंसी should be genuine। हमारा दूसरा कंडीशन है द डिफॉल्टिंग टेनेंट has vacated the house property or necessary steps have been taken by him to vacate the house property। सो हमारा दूसरा कंडीशन ये है कि जो टेनेंट हमें रेंट नहीं पे किया है या फिर जिससे मैंने रेंट रिकवर नहीं कर पाया हूं वो उस हाउस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी खाली कर चुका है या फिर अपना स्टेप्स ले रहा है या फिर उसका इंटेंशंस है उस प्रॉपर्टी को खाली करने का। तीसरा है द एसएससी हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स। The SSC has taken reasonable steps to recover his unrealized rent। जी हाँ, हमारा एसएससी सही स्टेप्स लिया है या फिर रीजनेबल स्टेप्स लिया है जिससे कि वो अपना अनरियलाइज्ड रेंट को अपने टेनेंट से रिकवर कर सके। और हमारा चौथा कंडीशन है द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन of any other property of the SSC। सो हमारा ये 4 कंडीशंस है। अगर ये इन चारों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से डिडक्ट होगा। एज फार एज प्रैक्टिकल सम्स की बात करें, एग्जाम में अगर सम्स आता है तो सिंपली आप अपने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट कर दें। जहां तक प्रोविजंस दिखाने का सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपनी दूसरे कैटेगरी पे जाते हैं और दूसरा कैटेगरी है प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट। तो सबसे पहले हम प्रोविजन लिख लेते हैं। सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टेट्स, क्या कहता है हमारा सेक्शन 23? द GAV ऑफ द प्रॉपर्टी shall deem to be expected rent or where the property
is let out and was vacant during the whole or any part of the previous year owing to such vacancy the actual rent is less than the expected rent, then such actual rent is gross annual value. सो इस प्रोविजन को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको करवाना चाहता हूं. सो आप अपने एक्सरसाइज कॉपी पे इस एग्जाम्पल को लिख लें. लिखें एग्जाम्पल 1. हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है 1,00,000. एनुअल रेंट 1,08,000. ये एनुअल रेंट रिसीवेबल है 1,08,000 और वेकेंसी है 1 मंथ. सो आइए हमारा GAV क्या होगा उसको कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारा एनुअल रेंट रिसीवेबल 1,08,000 है. सिंपली 12 महीने का रेंट जो है वो कितना है 1,08,000. तो एक महीने का रेंट कितना होगा 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 9,000. सो हमारा वेकेंसी के वजह से 9,000 रुपए का नुकसान होता है. मतलब कि मैं 9,000 रुपया अपने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाता हूं बिकॉज वो एक महीना वो घर पे नहीं रहता है. सो हमें पता है एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 है. एनुअल रेंट 1,08,000 है. बट वेकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट होता है 99,000. वेकेंसी के कारण मैं इस बात को स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं वेकेंसी के कारण या फिर ओइंग टू सच वेकेंसी. अगर आपने नोटिस किया है मैंने अपने प्रोविजन को जब मैंने प्रोविजन ये लिखा है तो इसको मैंने रेड पेन से लिखा है. क्यों अब समझते हैं इसको. इन केस ऑफ प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट अगर हमारा एनुअल रेंट मेरे एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है वेकेंसी के वजह से. अब देखें अगर वेकेंसी नहीं होता मैंने इसे ढाक दिया तो GAV क्या होता 1,08,000 राइट. बिकॉज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर GAV 1,08,000 होता. बट वेकेंसी के कारण ये हो गया 99,000 जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया. अब आप बोलेंगे कि भाई एनुअल रेंट 99,000 है एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 है तो GAV 1,00,000 होना चाहिए. नहीं, ये प्रोविजन नहीं बोलता है. प्रोविजन ये बोलता है कि अगर वेकेंसी के कारण हमारा एनुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाए तो उस केस में हमारा नेट एनुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा. तो इस केस में
हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 99,000। आशा आप लोग को बात समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। अब यहां पे मैं एक्सपेक्टेड रेंट को 1 लाख ले लेता हूं और एनुअल रेंट है 1,20,000। वैकेंसी 1 मंथ। GAV कैलकुलेट करें। सिंपल सॉल्यूशन। सो 12 महीने का रेंट 1,20,000। 1 महीने का रेंट 1,20,000 डिवाइड बाई 12 विच इज 10,000। आइए एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख, एक्चुअल रेंट 1,20,000, बट वैकेंसी के कारण 10,000 ये कम हो जाता है, जो हो जाता है 1,10,000। अब इस केस में देखें, वैकेंसी के कम होने के वजह से भी अभी भी आप देखें हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। इस इलस्ट्रेशन में एक्चुअल रेंट वैकेंसी से पहले हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही था। वैकेंसी के कारण अभी भी वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। तो उस केस में हम जो हायर फिगर है उसको कंसिडर करेंगे और ये कहलाएगा हमारा GAV। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई है। सो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए कुछ नोट लिख लें। इसको समझने के लिए कुछ नोट लिख लें। नोट, in such cases unrealized rent shall always be deducted first and thereafter vacancy। सेकेंड पॉइंट है, if actual rent minus unrealized rent, this figure is less than my expected rent, then vacancy is not the cause. So my expected rent would be gross annual value. If actual rent minus unrealized rent is more than expected rent, but after vacancy my actual rent is less than my expected rent, then my actual rent would be my gross annual value.
सो देखिए यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो अनरियलाइज रेंट का भी है और वेकेंसी। अब दोनों को साथ ट्रीट कैसे करें अभी हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल 3 लिखें और उस पर लिखें एक्सपेक्टेड रेंट है 1,00,000, एनुअल रेंट है 1,08,000, अनरियलाइज्ड रेंट है 10,000, वेकेंसी के वजह से हमें जो रेंट नहीं मिला वो है 9,000। तो अब मुझे जीएवी कैलकुलेट करके दिखाएं। इसका सॉल्यूशन गौर से देखें और समझें। सो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या है 1,00,000। इसमें कोई झमेला नहीं है, 1,00,000 सीधा मैंने लिख दिया। एनुअल रेंट मैं पूरा लिखूंगा 1,08,000। और सबसे पहली चीज जो मैं डिडक्ट करने वाला हूं वो है अनरियलाइज रेंट, जो है 10,000 माइनस करके आता है 98,000। अब मैं कंपेयर करूंगा इस फिगर को इससे। बताएं हायर कौन सा है, 1,00,000 या फिर 98,000? सब बोलेंगे भाई 98,000 लोअर है, 1,00,000 हायर है। एम आई राइट? सो यहां तो साफ दिख रहा है ना, नेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच इज 98,000 इज लोअर देन माई एक्सपेक्टेड रेंट। अब अगर यहां पे आप वेकेंसी डिडक्ट करें, यहां पर अगर आप वेकेंसी डिडक्ट करें 9,000 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आ जाएगा आपका 89,000। क्योंकि ऑलरेडी ये फिगर तो अपने एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये तो ऑलरेडी कम है अपने एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में जीएवी हमारा 1,00,000 होगा। होप आप लोग बात समझ में आया? सो मैं इस कंडीशन का बात किया। If actual rent, which is 1,08,000, minus unrealized rent, which is 10,000, so this amount is basically 98,000, is less than my expected rent, and my expected rent is 1,00,000, then vacancy is not the cause. जाहिर सी बात है, ये annual rent अपने expected rent से कम हो गया, तो उस केस में हमारा expected rent ही GAV होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है 1,00,000। एनुअल रेंट 1,08,000, अनरियलाइज्ड रेंट 4,000, और वेकेंसी के कारण जो रेंट मैं रिकवर नहीं कर पाया हूं वो है 9,000। जीएवी कैलकुलेट करते हैं।
सो आइए, एक्सपेक्टेड रेंट तो 1 लाख है, एनुअल रेंट 1,08,000। सबसे पहली चीज जो मैं डिडक्ट करूंगा वो है अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज रेंट है 4,000, तो ये आता है 1,04,000। अब मैं कंपेयर करूंगा 1,04,000 विथ 1 लाख। हायर कौन सा है? 1,04,000 है सर, 1,04,000। बट वैकेंसी के कारण हमारा रेंट हो जाता है, एक्चुअल रेंट हो जाता है 95,000, राइट। वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट हो जाता है, एनुअल रेंट हो जाता है 95,000। अब तो भैया 95,000 1 लाख से कम है, बट वैकेंसी से पहले जो हमारा एनुअल रेंट था वो था 1,04,000, वो तो हायर था एक्सपेक्टेड रेंट से। तो इस केस में हमारा जीएवी क्या होगा? 95,000। होप आप लोग को ये बात समझ में आई है। सो आइए, मैं आपको कुछ टास्क देता हूं जो आप क्लास खत्म होने के बाद खुद से करेंगे, और नेक्स्ट क्लास मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो आइए, कुछ होमवर्क या फिर टास्क आप जो करेंगे वो मैं लिखवा देता हूं। सम नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू ₹60,000, फेयर रेंट ₹65,000, स्टैंडर्ड रेंट ₹63,000, एक्चुअल रेंट ₹72,000। अब ये देखिए 12 महीने का रेंट है। वैकेंसी 2 months। What you have to calculate? You have to calculate GAV। और दूसरा सम लिखिए, जो मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ। इट्स द नेक्स्ट सम। म्युनिसिपल वैल्यू 75,000, फेयर रेंट ₹70,000, स्टैंडर्ड रेंट 72,000, एक्चुअल रेंट 66,000 for 12 months। Vacancies 2 months। इसका भी आप जीएवी कैलकुलेट करके निकालेंगे। सो मैं 2 सम्स दिया हूं आपको। ये एक सम है, ये दूसरा सम है। नाम वही एक है, बस अमाउंट डिफरेंट है। सो आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा। आशा है जितने भी प्रोविजन मैं आपको समझाया हूं आपको समझ आया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड कैटेगरी, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द होल ईयर।
अब आप लॉजिकली एक बात सोचें, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी में, मान लेते हैं मैं खुद एसएससी हूं, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी में मैं खुद रहता हूं अपने फैमिली के साथ, तो क्या कोई रेंटल इनकम जनरेट होता है? जी नहीं। तो जब रेंटल इनकम जनरेट होता ही नहीं है तो टैक्स किस बात का? एम आई राइट? तो जब भी सवाल में सेल्फ ऑक्यूपाइड आ जाए तो उस केस में हमारा जीएवी क्या होगा? नील होगा, राइट? एनएवी नील होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज बेसिकली 30%, वो भी नील होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या होगा? क्या ये भी नील होगा? जी नहीं, इसका डिडक्शन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, बट मैं कुछ इसका डिस्कशन करना चाहता हूं। आइए लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। सो अगर आप लोन लेते हैं अपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, अगर आप लोन लेते हैं रिपेयर एंड रिन्यूअल, अगर आप लोन लेते हैं रिपेयर और रिन्यूअल के लिए, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मैक्सिमम आपको मिलेगा 30,000। अब इवन इफ इंटरेस्ट ऑन लोन 45,000 बनता है, आपको रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए लोन का मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 मिलेगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैंने किसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, पर्पस क्या है? घर को रिपेयर करवाने के लिए, और उसका इंटरेस्ट मान लेते हैं बनता है 45,000, तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन 45,000 नहीं होगा, हमारा मैक्सिमम डिडक्शन होगा 30,000। बट अगर मैं लोन लिया हूं रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए और हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करके 25,000 आता है, तो हमारा डिडक्शन 25,000 ही होगा, उस केस में 30,000 नहीं होगा। ये मैक्सिमम लिमिट है 30,000। अगर मैंने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी लिया है, तो उस केस में हमें दो चीज देखना है। अगर मैंने लोन 1499 से पहले लिया है, अगर मैंने लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है, तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन 30,000। अगर मैंने लोन 1499 के बाद लिया हूं, तो मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम हमारा प्रीवियस ईयर 14-15 डिडक्शन लिमिट बढ़ गया है, विच इज 2 लाख। सो अगर मैं इस प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो हमारा मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है। इन केस अगर मैंने लोन लिया है कोई बिल्डिंग या कोई हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर खरीदने के लिए, और अगर उसका इंटरेस्ट 2.5 लाख बनता है, तो मैक्सिमम एग्जम्पशन या मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख होगा। अगर इंटरेस्ट 1,50,000 होता है, तो हमारा डिडक्शन जो होगा 1,50,000 ही होगा। सो एक बात जान लें,
ये जो लोन का जो फंडा है, ये चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है। इसलिए मैंने ये डिस्कशन सेल्फ ऑक्यूपाइड के सेक्शन में किया है। अगर मेरा घर लेट आउट के लिए होता तो कोई डिडक्शन लिमिट नहीं, जितना हमारा इंटरेस्ट बनता वो पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाता। सो कुछ नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स, the above limit is for self-occupied property. In case of let out properties, there is no limit. सेकेंड पॉइंट लिखें, the above limit is for current year interest, plus 1/5 of pre-construction interest. अब इसका डिस्कशन मैं अगले क्लास करूंगा। 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, इसका डिस्कशन मैं अगले क्लास करूंगा। आज के लिए मैं सिर्फ प्रोविजन बताया हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। सो आशा आप लोगों को आज की क्लास समझ आया है, और नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और आज के लिए मैं डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग प्लीज़ घर पे इस नोट्स को गो थ्रू करें। इस वीडियो को अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई डाउट या फिर क्वेरी परसिस्ट रहता है तो मुझे ईमेल करें। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उस ईमेल का रिप्लाई दूं। थैंक यू वेरी मच।